हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर नंबर 4 है दैट इज थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, उसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 देखने वाले हैं। पार्ट 4 जो कि हमारा फाइनल पार्ट होगा फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसके पहले जो हम लोगों ने 3 पार्ट्स देखे हैं उसमें हम लोगों ने अपना जो मेजर पोर्शन ऑफ द चैप्टर है उसे कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप सो कि आप लोगों ने वो तीनों पार्ट्स देख लिए हैं और अपना जो चैप्टर है वो वहां तक कंप्लीट कर लिया है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसके बारे में समझने वाले हैं, उसे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, व्हाट आर रीजंस फॉर द लॉ ऑफ सप्लाई, व्हाट आर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके अपार्ट रेवेन्यू, प्रॉफिट, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं एंड आई होप सो कि ये सब कुछ जो है आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नाउ स्टार्ट करते हैं विद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था सेम वे में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को भी पढ़ने वाले हैं। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में बेसिकली हम लोग जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। दैट मींस विद चेंज इन प्राइस सप्लाई में कितना चेंज होता है वो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इट सिंपली मींस कि हम प्राइस और सप्लाई के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। नाउ लॉ ऑफ सप्लाई में हम लोगों ने एक चीज तो समझ ली थी कि विद इंक्रीज इन प्राइस जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज होती है एंड विद डिक्रीज इन प्राइस जो सप्लाई है वो भी डिक्रीज होती है। ठीक है, दैट मींस प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो हम लोगों ने देखा था। नाउ जो आपका लॉ ऑफ सप्लाई था स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ हम लोगों ने रिलेशनशिप देखा था। यहाँ पर जो है हमने प्रोपोर्शनल चेंज नहीं देखा था कि आपके जो है प्राइस में कितने चेंज की वजह से सप्लाई कितना चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें नहीं देखी थी। तो प्रोपोर्शनल चेंज जो है वो हमने नहीं देखा था। ये जो प्रोपोर्शनल चेंज है ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं अंडर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को सिंपली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी कहा जाता है। तो कभी अगर आप लोगों के सामने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ जाए तो दैट मीन्स कि आपको इसी चीज को जो है डिफाइन करना रहेगा। ऑल राइट, सो आई गेस इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पर आई वुड से कि डिमांड वाला जो हमारा कंसेप्ट है उसे वापस उठाकर लेकर आओ। मैं आपको हर एक चीज रिलेट कर करके पढ़ाती हूँ क्योंकि वो जो है ना आप लोगों को याद रखने में बहुत इजी रहेगा। डिमांड में हम लोगों ने इलास्टिसिटी पढ़ी थी, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हम लोगों ने जो है पढ़ी थी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो पढ़ा था ना वो एग्जैक्टली सेम चीज हम लोग इसमें भी पढ़ने वाले हैं, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, एक्सेप्ट वन चेंज। जहां जहां पर डिमांड आया है वहां वहां पर हम क्या लेकर आएंगे, अब सप्लाई लेकर आएंगे। और एक और डिफरेंस है दैट इज प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप था, इनवर्स रिलेशनशिप था। ठीक है, कुछ ऐसा रिलेशनशिप था और सप्लाई और जो है प्राइस में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो बस ये कुछ डिफरेंस है, बाकी जो कंसेप्ट है, जो काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, जो फॉर्मूला है, सब ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, बस डिमांड की जगह पर हमें जो है सप्लाई यूज करना रहेगा। बाकी कैसे फाइंड आउट करना है, क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ जो है ना एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर आप लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अच्छे से पढ़ लिया है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को आप बहुत ही इजीली समझ जाओगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रिफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विद रेफरेंस टू चेंज इन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। ठीक है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन सप्लाई वी वुड से, यहाँ पर ये टर्म जो है ये छूट गया, इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं, change in supply of a commodity with reference to change in the price of such commodity। ठीक है, जो प्राइस है उसमें कितना चेंज हो रहा है और उसकी वजह से सप्लाई में कितना चेंज हो रहा है, ये हमें जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताती है। दैट मीन्स एक जो प्रोपोर्शनल चेंज है वो हमें यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। ठीक है, Now percentage method for measuring price elasticity of demand, price elasticity of supply। ठीक है, तो जो है कैसे आप लोग elasticity of supply को फाइंड आउट कर सकते हो, तो वी हैव द परसेंटेज मेथड जो कि हम लोगों ने डिमांड में भी पढ़ा था
ऑल्सो वी हैव वन प्रोपोर्शनेट मेथड जो कि हम लोगों ने डिमांड में पढ़ा था, तो वही सेम चीज है, फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम है, बस डिमांड की जगह पर आपको सप्लाई यूज कर लेना है, ठीक है। So according to this method, elasticity is measured as the ratio of percentage change in quantity supplied to percentage change in price. This is your formula, that is percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price, ठीक है। और इसे हम लिखते कैसे हैं, ES करके। अगर यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती तो हम ऐसे लिखते हैं ED करके, ठीक है, या इसे जो है इस वे से लिख दो स्मॉल लेटर में ED, और ये हो गया आपका ES। ऑलराइट, ED अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की जगह पर क्वांटिटी डिमांडेड लिख देंगे एंड इसको डिवाइड कर देंगे विद परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। नाउ वेयर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकालोगे, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। So change in quantity supplied divided by initial quantity supplied multiplied by 100. Change in quantity supplied को कैसे find out करते हैं, new quantity that is Q1 minus initial quantity that is Q, ठीक है। Then percentage change in price को कैसे निकाल दोगे, change in price divided by initial price multiplied by 100. So change in price would be new price P1 minus initial price, that would be P, ठीक है। देन उसके बाद में प्रोपोर्शनेट मेथड आता है। प्रोपोर्शनेट मेथड में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ये जो चीज है ऐसे परसेंटेज में लिखी है उसे डायरेक्टली इस वे में लिखते हैं और आपका जो है फॉर्मूला फ्रेम हो जाएगा। तो चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको कुछ इस वे से लिखें तो ज्यादा अच्छे से आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, थोड़ी सी ज्यादा स्पेस लगेगी तो यहाँ पर लिखती हूं मैं, दैट इज व्हाट, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ये होल डिवाइड होगा किससे, चेंज इन P डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड दिस इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब ये 100 और 100 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ ये जो चीज है ये कहां चली जाएगी, आपके इस पर्टिकुलर फेज पर, ये P जो है ये आपके जो है चेंज इन Q के पास में चला जाएगा और ये जो है ये यहाँ पर चली जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स कुछ ऐसा जो फॉर्मूला है आप लोगों के पास में फ्रेम हो जाएगा, दैट इज चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P मल्टीप्लाइड बाय P बाय Q, ठीक है। तो इस वे से जो है आप लोग डायरेक्टली भी बिना परसेंटेज निकाले भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे चीजें जो है ज्यादा अच्छे से क्या हो जाएगी, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो क्वेश्चन है, सपोज एट अ प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा जो है ना नोट करते हुए चलना है कि जो है आपका इनिशियल प्राइस क्या है, आपका न्यू प्राइस क्या है, इनिशियल क्वांटिटी क्या है, न्यू क्वांटिटी क्या है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, सपोज एट अ प्राइस ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट, ये क्या हो जाएगा आपका, दिस वुड बी योर इनिशियल प्राइस, ठीक है। सो P इज इक्वल्स टू 10 रुपीज, ऑलराइट। A firm supplies 50 units of a commodity, तो आपका इनिशियल Q आ गया है 50 यूनिट्स का। देन क्या चेंजेस हुए हैं वो देखते हैं। When the price rises to ₹12, that means आपका P1 कितना आ जाएगा, P1 is your 12 rupees. The firm increases the supply to 70 units, ठीक है। जो आपकी सप्लाई है वो हो गई 70 यूनिट्स की। आपको फाइंड आउट क्या करना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को फाइंड आउट करना है, कर लेते हैं। देखो हम डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला यूज कर ले, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइडेड बाय Q। चेंज इन Q कितना आ जाएगा, 70 और 50, ठीक है। कितने का चेंज है, 20 यूनिट्स का चेंज है। Q1 माइनस Q करना है हमें, तो 70 माइनस 50 कर लो, यह आ गया आपका 20 यूनिट्स का चेंज। फिर क्या चाहिए, चेंज इन P चाहिए, P1 माइनस P कर दो, 12 माइनस 10 दैट विल गिव यू हाउ मच, 2 मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल P आपका 10 है और इनिशियल Q आपका कितना है, 50 है। ऑलराइट, ये चीज हो गई। जीरो जीरो जो है वो कैंसिल आउट कर दें, ये दोनों जीरो को कैंसिल आउट करते हैं, इसको जो है 20 लिख दिया हमने, ठीक है। दिस विल गिव यू व्हाट, 10, और ये दोनों डिवाइड हो गए, कितनी आ गई आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, 2, ठीक है। तो ES इज इक्वल्स टू 2 आ गया है।
ऑल राइट, इस वे से जो है आप इलास्टिसिटी को बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ अगर आप लोगों को थोड़ा जो है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर याद होगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जब हम ईडी को फाइंड आउट करते थे, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करते थे, तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव में आता था। क्यों, क्या रीजन था उसके नेगेटिव में आने के पीछे का? सो द रीजन वाज इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है, दोनों के बीच में क्या था, इनवर्स रिलेशनशिप था आपके प्राइस और डिमांड में। लेकिन जब आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालोगे तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसके पीछे का क्या रीजन है कि हमेशा पॉजिटिव आएगा? रीजन इज सिंपल कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। अब यार अगर मान लो यहाँ पर आपकी प्राइस को हम कम कर रहे हैं, ठीक है, ये 9 रुपीज कर देते हैं, तो यहाँ पर आपकी सप्लाई भी तो कम होगी। जब प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी, 50 यूनिट्स है, यहाँ पर मैं बोल दूं 40 यूनिट्स है, तो आप देखो आपका चेंज इन पी जो है वो माइनस में आ गया, नेगेटिव, राइट, -1 आ गया। तो आप लोग देखोगे चेंज इन क्यू भी तो माइनस में है, 40 - 50 करोगे कितना आंसर आएगा? -10 आएगा। माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ठीक है। तो इसीलिए डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमारा नेगेटिव आता है, ठीक है। देन उसके बाद में वी हैव दी काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ सप्लाई, ठीक है। और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे लेकिन नॉट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, उसके लिए हम जो है सेपरेटली वीडियो बनाएंगे जहां पर हम लोग और भी प्रैक्टिकल्स देखेंगे। अभी आते हैं काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ सप्लाई पर। अब यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल आपका जो डिमांड की काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी है वो लेकर आना है। सबसे पहले आता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किसके इक्वल होती है? अगर मैं बोल रही हूं कि किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की जो डिमांड है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, तो आपका जो आंसर है वो कैसा आना चाहिए? कुछ ऐसा, इनफाइनाइट, राइट। जब इलास्टिसिटी इक्वल टू इनफाइनाइट होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। वही सेम चीज जब किसी भी कमोडिटी की सप्लाई क्या होगी? परफेक्टली इलास्टिक होगी, तो वो किसके इक्वल होगी? इंफिनिटी के इक्वल होगी, ठीक है। सो व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस and the supply becomes 0 with a slight fall in price, then the supply for such a commodity is said to be perfectly elastic, ठीक है। एक स्लाइट सा भी चेंज होगा ना अगर प्राइस में, तो उसकी वजह से सप्लाई में वास्ट चेंज है, तो वो पर्टिकुलर सप्लाई को या उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सप्लाई को हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। अगर हम रियलिटी में देखें तो दिस सिचुएशन डज नॉट एग्जिस्ट, ऑलराइट। आप जो है एज सच कोई भी पर्टिकुलर ये नहीं देखोगे कि विद अ वेरी स्लाइट चेंज जो है ना इतना वास्ट चेंज आ जाए सप्लाई में, ठीक है। लेकिन हाँ चीजें हैं तो उन्हें पढ़ना जरूरी है। तो ES विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। अब जैसे कि इसका जो है अगर हम लोग ग्राफ एंड शेड्यूल देखें तो आप लोग देख रहे हो प्राइस इज सेम, प्राइस सेम है या फिर बहुत ही स्लाइट चेंज होता है, जैसे कि 30 है तो 30.05, 30.12, ठीक है। दैट मीन्स कि बहुत स्लाइट चेंज है, दैट चेंज इज नेग्लिजिबल। वो जो है उतना जो है हम उस पर लाइक उतना कंसिडरेशन देने वाले वो प्राइस नहीं होता है, लेकिन स्टिल आप उस पर जो है सप्लाई देख रहे हो कि वो इनफाइनाइट लेवल से क्या हो रही है? इंक्रीज, या फिर वी कैन से डिक्रीज भी होगी अगर प्राइस फॉल हो जाए तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। जब हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की बात करते हैं तो उसमें भी हम ऐसे ही ग्राफ बनाते हैं जिसमें कि आपकी ये जो पर्टिकुलर डिमांड कर्व होता है दैट इज हॉरिजॉन्टल इन नेचर, जो कि ये बताता है कि आपका प्राइस सेम है और आपकी डिमांड जो है वो इनमें से कुछ भी हो सकती है। सेम जो है आपके सप्लाई में आप लोग देखोगे प्राइस सेम है एंड सप्लाई जो है वो क्या हो रही है? वो चेंज हो रही है या वो शिफ्ट हो रही है। ऑल राइट, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। देन आते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई पर। तो इसमें क्या हो रहा है? आप प्राइस को चाहे कितना भी चेंज कर लो, हमारी सप्लाई कैसी रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक है, दैट मीन्स वो बिल्कुल भी चेंज होने वाली नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक में क्या बोला? प्राइस में ना भी चेंज है या बहुत माइन्यूट चेंज हो तो आप सप्लाई को कितना भी चेंज कर दो। लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक में हम क्या बोल रहे हैं कि आप चाहे प्राइस में कितना भी चेंज कर दो, हमारी सप्लाई तो सेम ही रहेगी, हम सप्लाई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक की हमें जो है प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
So when the supply does not change with change in price, then supply for such a commodity is said to be perfectly inelastic, that is ES is equals to 0. ठीक है, सेम चीज डिमांड में देखी थी हम लोगों ने, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड की जब हम लोग बात करते हैं तो दैट वुड बी ED इज इक्वल्स टू 0 आता है कि चाहे आप प्राइस कितना भी चेंज करो डिमांड हमारी सेम रहेगी। सेम चीज यहाँ पर हम लोग सप्लाई में भी देख रहे हैं। तो अगर इसका ग्राफ या इसका शेड्यूल ग्राफ दोनों देखें तो देखो सप्लाई हमारी सेम है, चाहे आप प्राइस को बढ़ाओ चाहे आप प्राइस को कम करो। अगर इसके अपोजिट हम कम भी करते तो भी हमारी सप्लाई जो है वो चेंज नहीं होती। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, एक जो है y एक्सिस के पैरेलल में हमारा ग्राफ बनेगा जो कि ये शो कर रहा है कि हमारी जो सप्लाई है वो कैसी है, वो कांस्टेंट है, आपके जो प्राइसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, सो आई गेस दिस इज क्लियर। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई क्या है, देन उसके बाद में हाईली इलास्टिक सप्लाई। हाईली इलास्टिक सप्लाई क्या है कि हमने आपको थोड़ा सा फोर्स दिया लेकिन आप चेंज बहुत ज्यादा हो गए, ऑलराइट, दैट इज हाईली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, दैट मींस कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज है लेकिन सप्लाई में ज्यादा चेंज है, ये होती है आपकी हाईली इलास्टिक सप्लाई। सो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन percentage change in price, then supply for such a commodity is said to be highly elastic, that is ES is more than 1। ठीक है, ES जो है वो more than 1 अगर आ जाए, that जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें आपकी इलास्टिसिटी किसके इक्वल आई थी, 2 के इक्वल आई थी। तो ये एक एग्जाम्पल है ऑफ हाईली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, कि आपकी जो है प्राइस से ज्यादा हमारी जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है, बिकॉज यहां पर हम क्या देख रहे हैं दैट ES इज मोर देन 1। ठीक है, देन अगर इसका वी वुड से कि इसका ग्राफ और शेड्यूल देखो तो देखो प्राइस में ये चेंज है और सप्लाई में ये चेंज है। इसको फाइंड आउट करके देखें, लेते हैं चेंज इन प्राइस और वी कैन से चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय P इंटू Q। ठीक है, चेंज इन Q कितना है 200 माइनस 100 विल गिव यू 100। प्राइस में कितना चेंज है 15 माइनस 10 दैट इज व्हाट 5। इसको मल्टीप्लाई करो, इनिशियल प्राइस कितना है दैट इज 10 और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है दैट इज 100। ठीक है, ये हो गया कैंसिल आउट 100 5 और 10 को कैंसिल आउट कर दिया, आंसर आया 2। तो यहाँ पर आपकी ES जो है वो कितनी आ रही है 2 विच इज मोर देन 1। ठीक है, ES जो है वो मोर देन 1 आ गई है, 2 है, तो इस पर्टिकुलर केस को हम क्या बोलेंगे हाईली इलास्टिक सप्लाई। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखोगे कि ये जो ग्राफ है ये कहां से स्टार्ट हुआ है, y एक्सिस से स्टार्ट हुआ है। ऑल राइट, इस पर्टिकुलर चीज को याद रखना, अभी आगे जो है ना ये काम आएगा और आगे मैं इसका जो सिग्निफिकेंस है वो भी आप लोग बताऊंगी। जो आपका सप्लाई कर्व जब हाईली इलास्टिक सप्लाई की बात कर रहे हैं तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, y एक्सिस पर से स्टार्ट हो रहा है। इसको प्रॉपरली जो है ना याद रख लो, हाईली इलास्टिक सप्लाई में हमारा जो सप्लाई कर्व है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, देन आते हैं लेस इलास्टिक सप्लाई पर। दैट मींस कि कैसी इलास्टिक सप्लाई, आप फोर्स तो बहुत लगा रहे हो लेकिन आप में जो चेंज है वो बहुत कम हो रहा है। दैट मींस कि आप प्राइस को ज्यादा चेंज कर रहे हो लेकिन सप्लाई थोड़ी चेंज हो रही है। ठीक है, दिस इज लेस इलास्टिक सप्लाई। So when percentage change in quantity supplied is less than the percentage change in price, then supply for such a commodity is said to be less elastic। ठीक है, जब percentage change in quantity supplied क्या है आपकी कम है from percentage change in price, तो उसे हम क्या बोलेंगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो को कि आपकी जो इलास्टिसिटी है दैट इज लेस इलास्टिक। ठीक है, तो ES इज लेस, ES वुड बी लेस देन 1 इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, सो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखो प्राइस में इतना चेंज है, सप्लाई में इतना चेंज है, फिर से इसे एक बार फाइंड आउट करके देखते हैं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी जो है ना वो बनी रहे। चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइडेड बाय Q। चेंज इन Q कितना है 120 माइनस 100 विल गिव यू 20। चेंज इन P कितना है 15 माइनस 10 विल गिव यू 5 मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल P कितना है आपका दैट इज 10 एंड इनिशियल Q कितना है दैट इज 100। ठीक है, तो ये बस सॉल्व कर दो आप लोग, 2 डिवाइडेड बाय 5 है, आंसर कितना आ जाएगा 0.4। ऑल राइट, सो आपका जो ES है दैट इज लेस देन 1।
ऑलराइट, सो दिस इज लेस इलास्टिक सप्लाई। अब जो लेस इलास्टिक सप्लाई है उसका ग्राफ अगर हम लोग देखें तो देखो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है, एक्स एक्सिस से हो रहा है, ठीक है। तो जब हमने हाईली इलास्टिक देखा दैट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस, जब हम लेस इलास्टिक देख रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस से जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। ओरिजिन से दोनों ही स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो फिर ओरिजिन से क्या स्टार्ट होगा, ये पर्टिकुलर चीज, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, सॉरी सप्लाई। डिमांड को रिलेट करवाते करवाते मैं डिमांड बोलने लगी हूं। तो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ठीक है, ये कौन सी टाइप ऑफ सप्लाई है जिसमें कि आपका जितना प्राइस में चेंज है उतना ही सेम चेंज आपके सप्लाई में है। हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट कि आपने जितना प्राइस चेंज किया है एग्जैक्टली सेम आपका सप्लाई में भी चेंज है, तो वो होती है आपकी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसमें आपकी जो इलास्टिसिटी है वो किसके इक्वल आएगी, वो 1 के इक्वल आएगी, ठीक है। सो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन सप्लाई फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड किसके इक्वल हो जाए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, तो जो सप्लाई है ऐसी कमोडिटी की उसे हम क्या कहेंगे, that would be known as unitary elastic, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो ये देखो यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं दैट इज 10 and 15 एंड यहाँ पर जो है कितना आ रहा है 100 and 150। फाइंड आउट करके देखें, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना है 50 यूनिट्स का, आपकी प्राइस में चेंज कितना है 5 रुपीज का, इनिशियल प्राइस है आपका 10 और इनिशियल जो सप्लाई है वो कितनी है 100, ठीक है। कैंसिल आउट कर दो, ये जीरो कट हो गया, ये सारे जीरोस कैंसिल आउट हो गए, 5 and 5 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो ES इज इक्वल्स टू 1 जो है वो निकल गया है। अब इसका अगर हम लोग ग्राफ देखें तो दैट इज स्टार्टिंग एग्जैक्टली फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला ग्राफ या ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला सप्लाई कर्व क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो कमोडिटी उसकी सप्लाई कैसी है, उसकी सप्लाई यूनिटरी है, ठीक है। अगर y एक्सिस से स्टार्ट होता है तो दैट मींस हाईली इलास्टिक सप्लाई है, अगर x एक्सिस पर ऐसा स्टार्ट हो रहा है तो दैट मींस कि वो क्या है, वो आपका लेस इलास्टिक सप्लाई है। इसके अलावा जो दो केस और है, वन इज की हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है x एक्सिस के पैरेलल, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है, और एक हो सकती है कि आपकी वर्टिकल लाइन आपको दिखेगी विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो उसमें हम क्या बताएंगे, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हम एक ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं कि आपकी जो सप्लाई है वो कैसी है, ठीक है। जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो कैसी है, वो चीज हम ग्राफ को देखकर भी इजीली बता सकते हैं। ऑल राइट, आई गेस जो ये पर्टिकुलर कंसेप्ट है ये आप लोगों को जो है क्लियर आउट हो गया है। सो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखें तो ऑल सप्लाई कर्व्स व्हिच पास थ्रू द ओरिजिन आर यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। सारे सप्लाई कर्व जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं वो क्या है, वो यूनिटरी इलास्टिक होते हैं, जो चीज मैंने अभी अभी आप लोगों को बताई। एनी स्ट्रेट लाइन कर्व व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन हैज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल इट मेक्स विद द ओरिजिन, ठीक है। चाहे कोई भी एंगल बनाए वो, ऑलराइट, वो चाहे ये एंगल बनाए, ये बनाए, ये बनाए, कोई भी एंगल बनाए, अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो दैट मींस कि वो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई है, ठीक है। देन उसके बाद में फ्लैटर दी कर्व मोर इज द इलास्टिसिटी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। जितना ज्यादा फ्लैटर कर्व होगा उतनी ज्यादा क्या है, उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इसमें देखें तो ये जो एस कर्व है ये फ्लैटर है एज कंपेयर टू S1 कर्व, तो आपकी इलास्टिसिटी कहां पर ज्यादा है, इलास्टिसिटी ज्यादा है आपके SS कर्व में। अब इस चीज को अगर आप इस वे से भी देखो तो देखो आपका एक कर्व यहां से स्टार्ट हुआ, ऑलराइट, आपका एक कर्व जो है हम कुछ यहां से स्टार्ट करते हैं। ज्यादा फ्लैटर कौन सा है इसमें, ये वाला कर्व, ये लेट्स नेम इट SS और ये S1 ठीक है। S1 जो है वो स्टीप है और जो SS है वो क्या है, वो फ्लैट है, ठीक है। स्टीप मतलब थोड़ा सा ऐसा होना और फ्लैट मतलब थोड़ा सा ऐसा होना। तो फ्लैटर कौन सा है, SS कर्व है। एंड ऑल्सो हम लोग क्या देख रहे हैं, SS कर्व आपके y एक्सिस से भी स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि ये हाईली इलास्टिक है और ये लेस इलास्टिक है, ठीक है। वही चीज आप यहाँ पर देखो, अगर आप इसको भी एक्सटेंड करो, y एक्सिस पर आ गया,
इसको एक्सटेंड करो, एक्स एक्सिस पर आ गया, ठीक है। सो दैट मीन्स आपका S1 कर्व जो है वो स्टीपर है और SS कर्व जो है वो फ्लैटर है, ठीक है। और वो आप उसको सिर्फ ऐसे भी देख सकते हो अगर आप उसको एक्सिस तक नहीं भी ला रहे हो तो सिंपल चीज है, जितना ज्यादा फ्लैट होगा कर्व उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, एंड जितनी ज्यादा स्टीपनेस रहेगी उतनी ही कम इलास्टिसिटी रहेगी। ऑल राइट, देन उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस में हम कुछ ये पर्टिकुलर एक टेबल को देख सकते हैं। इस टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या इसे जो है प्रॉपर्ली अपनी कॉपी में बना लें, जिससे कि आप लोगों के लिए रिवीजन काफी इजी रहेगा। सिर्फ इसको पढ़ लो, चीजें आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगी। हाई परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, ES इज इक्वल टू इंफिनिटी। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, इनफाइनाइट सप्लाई है एट सेम प्राइस। Then we have perfectly inelastic, that is ES is equal to 0. यहाँ पर same supply है at all prices. Then we have highly elastic या higher elastic, तो ES is more than 1 वाली condition है, जहां पर हम क्या बता रहे हैं, percentage change in supply is more than percentage change in price. फिर आता है less elastic, that is ES is less than 1. यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन परफेक्ट परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देन आता है हमारे पास में यूनिटरी इलास्टिक, दैट इज ES इज इक्वल्स टू 1, जिसमें परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो है कुछ डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी हम लोगों ने पढ़ी, जिसका ये एक सम अप हो गया है। ऑल राइट, आई गेस इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है। नाउ आते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। क्या फैक्टर्स हैं जो कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि हम लोग क्यों देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर कमोडिटी में हम देख रहे हैं कि हाईली इलास्टिक सप्लाई हो गया, कहीं पर हम देख रहे हैं लेस इलास्टिक सप्लाई है। तो क्या क्या फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी कमोडिटी की इलास्टिसिटी को। कौन सी कमोडिटी की हाई इलास्टिक होगी, लेस होगी, तो वो किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। आते हैं इसके फैक्टर्स पर। सबसे पहले इज नेचर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का नेचर कैसा है, ठीक है। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कमोडिटीज में बी क्लासिफाइड एज पेरिशेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। ये दो नेचर हम लोगों ने लिए, वन इज ड्यूरेबल एंड वन इज पेरिशेबल। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स जो कि इजीली और वी कैन से कि जल्दी जो है खराब होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स जो कि लंबे टाइम पीरियड तक चलते हैं, ठीक है। तो ये दो गुड्स हैं आपके पास में, ड्यूरेबल एंड पेरिशेबल। ड्यूरेबल गुड्स में आप लोगों को इलास्टिक सप्लाई देखने को मिलेगी एंड पेरिशेबल में इन इलास्टिक देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों हुआ, ड्यूरेबल गुड्स इतनी जल्दी खराब नहीं हो रहे हैं, इवन वो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। तो यहाँ पर अगर प्राइस चेंज होता है तो उसकी वजह से सप्लाई भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो विद स्लाइड चेंज में भी जो है आपकी सप्लाई इजीली चेंज की जा सकती है। लेकिन जब हम पेरिशेबल गुड्स की बात करते हैं तो ये गुड्स खराब हो जाते हैं, दीज आर पेरिशेबल इन नेचर। तो विद चेंज इन प्राइस जो सप्लाई है वो इतनी चेंज नहीं होती है, क्योंकि उन्हें सेल आउट करना जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए पेरिशेबल गुड्स में हम क्या देखते हैं, इन इलास्टिक सप्लाई देखते हैं। ऑल राइट, देन ड्यूरेबल गुड्स में कुछ आ गई है, कुछ पेरिशेबल गुड्स के क्या हो गए, आपके एग्जाम्पल्स हो गए। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है तो सप्लाई कैसी है, इन इलास्टिक है, ठीक है। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कम है, तो आपकी सप्लाई कैसी है, इलास्टिक है। अब ये क्या हुआ, अब देखो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है स्टूडेंट्स, तो उसकी वजह से जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या है, वो कम है। यहाँ पर अगर आप प्राइस को जो है क्या कर रहे हो, प्राइस को अगर चेंज भी कर रहे हो तो उसकी वजह से सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो न्यू सप्लायर्स है और वी कैन से न्यू प्रोड्यूसर्स है वो एंटर नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ज्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी कम है, ठीक है। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है तो आपकी सप्लाई कैसी है, इन इलास्टिक है। ऑलराइट, उसमें कोई खास चेंजेस नहीं आने वाले हैं। लेकिन अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो आपकी जो सप्लाई है वो कैसी होगी, इलास्टिक होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ तो आपने क्या किया, सप्लाई को बढ़ा दिया। ऑलराइट, उधर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हो। तो ये चीजें हैं। यहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है या कम हुआ है तो न्यू जो प्रोड्यूसर्स है वो भी एंटर करना सोच सकते हैं, ठीक है। तो उस वे में जो है आपकी सप्लाई चेंज हो सकती है, इसलिए इट इज इलास्टिक एंड इन दैट कंडीशन इट इज इन इलास्टिक, ठीक है।
देन वी हैव टाइम पीरियड। अगर लॉन्ग टाइम पीरियड की बात करें तो इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स में देखा, अगर मान लो किसी प्रोड्यूसर को अपने गुड्स को सेल आउट करना ही है, ऑलराइट, किसी भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से वो ये चाहता है कि वो उसके गुड्स को क्या कर दे, सेल आउट कर दे जल्दी से जल्दी, तो फिर ये जो शॉर्ट टाइम पीरियड है इसमें इलास्टिसिटी कैसी रहेगी, कम रहेगी। वो जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस से इतना अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम पीरियड है तो फिर ऐसे केस में जो इलास्टिसिटी है वो कैसी है, वो ज्यादा है, ठीक है। कि लॉन्ग टाइम पीरियड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी गुड्स को हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक वगैरह जो है वो मेंटेन करके रख सकते हैं। ऑल राइट, then we have techniques of production. So supply is generally elastic for commodities which involve simple techniques of production, and supply is inelastic for commodities which involves complex technique of production. Simple technique of production है, कभी भी सप्लाई बढ़ा लो, कभी भी सप्लाई कम कर लो, ठीक है, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करना या वी वुड से प्रोडक्शन को इंक्रीज डिक्रीज करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स टेक्निक है तो इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी, और अगर वी हैव लाइक सिंपल टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन तो इलास्टिसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। देन उसके बाद में नेचर ऑफ इनपुट्स, ठीक है, आप क्या इनपुट्स यूज कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी इलास्टिसिटी कैसी होने वाली है। एक हो सकता है आपका जनरल नेचर, दैट मींस जो इजीली अवेलेबल इनपुट्स हैं वो। एक हो सकता है आपका स्पेशलाइज्ड नेचर, दैट मींस आपको कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड इनपुट्स की जरूरत है, आप जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें, ठीक है। हो सकता है कोई रेयर मेटल या कोई ऐसी चीजों की जो है इन ऐसी चीज जो है इनपुट्स जो है वो आपको यूज आते हैं व्हेन यू आर डूइंग प्रोडक्शन। तो इफ जनरल नेचर के हैं तो इलास्टिक रहेगी सप्लाई, कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये पर्टिकुलर जो इनपुट्स है वो हमें बाद में मिल जाएंगे अगर हम अभी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो, या ऐसा कुछ भी केस, ठीक है। प्राइस में चेंज हुआ, हम सप्लाई को इजीली चेंज कर सकते हैं। लेकिन कोई स्पेशलाइज्ड नेचर के हैं तो फिर जो है वहां पर सप्लाई इतनी ज्यादा चेंज नहीं होगी विद चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन इलास्टिक सप्लाई है। प्राइस बढ़ने से एकदम से इनकी जो है सप्लाई आप नहीं बढ़ा पाओगे, ठीक है। और प्राइस कम होने से आप सप्लाई थोड़ा बहुत रोक सकते हो, लेकिन एकदम से वो भी आप नहीं रोकोगे, ऑलराइट, बिकॉज जो है इनकी प्राइस यूजुअली कम ही, मतलब कि कम केसेस में ही हम लोग देखेंगे कि ये कम हो रही है, बिकॉज दीज आर ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, दैट मीन्स कि ये उतने इजीली अवेलेबल भी नहीं होते हैं। तो विद इंक्रीज इन प्राइस आप बहुत ज्यादा इनकी जो है सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, लेकिन विद इंक्रीज इन प्राइस आप इनकी सप्लाई बढ़ा सकते हो, ठीक है। देन टाइम पीरियड एंड सप्लाई, टाइम पीरियड और सप्लाई का क्या कंसेप्ट है इस चीज को देखते हैं। यहां तक जो है हमने वेरियस फैक्टर्स देख लिए विच आर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एंड आई होप सो कि जो वेरियस फैक्टर्स है वो आप लोगों को क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं टाइम पीरियड और सप्लाई का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। दैट मीन्स कि टाइम पीरियड के हिसाब से सप्लाई में क्या चेंजेस, कितने चेंजेस होते हैं, कैसे चेंजेस होते हैं, इस चीज को हम लोग देखें। तो सबसे पहले मार्केट पीरियड, जो कि वेरी शॉर्ट पीरियड होता है। सो मार्केट पीरियड रिफर्स टू अ वेरी शॉर्ट पीरियड इन विच द सप्लाई कैन नॉट बी चेंज्ड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन डिमांड, ठीक है। वेरी शॉर्ट पीरियड है, इसमें अगर आप एकदम से डिमांड को बढ़ा देते हो तो एकदम से सप्लाई नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सप्लाई कैसी रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। तो कुछ इस वे से रहेगा, दैट इज क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक रहेगी जब हम वेरी शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं तब, ठीक है। कि एकदम से जो है डिमांड तो बढ़ गई, 5 दिन के अंदर अंदर डिमांड बढ़ गई, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग 5 दिन का एक टाइम लेते हैं, इसमें डिमांड तो एकदम से बढ़ गई है लेकिन उतनी जल्दी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हो, बिकॉज अभी आपको उतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। एंड प्रोडक्शन सिर्फ एक दिन का प्रोसेस नहीं है, उसमें मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, वो सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपकी सप्लाई है वो इनिशियली या वी वुड से कि जो है उसी टाइम पर नहीं इंक्रीज हो पाएगी, ठीक है। देन वी कम्स ऑन शॉर्ट पीरियड। अब वेरी शॉर्ट पीरियड से हम कहां पर आए, शॉर्ट पीरियड पर आए। दैट मीन्स उतना शॉर्ट नहीं है जितना इसके पहले हम लोगों ने देखा था। अभी हमने 5-10 दिन की बात की, अब मान लो हमारे पास में 2 मंथ्स का टाइम है, ठीक है। तो अब 2 मंथ्स में हम थोड़ी बहुत जो है सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। डिमांड बहुत बड़ी है लेकिन हम सप्लाई को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। सप्लाई बहुत ज्यादा तो इंक्रीज नहीं हो पाएगी लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो हम इंक्रीज
कर देंगे, ठीक है। और वी कैन से कि हम कुछ 15-20 डेज लेते हैं, 2 मंथ्स में तो काफी कुछ प्रोडक्शन हो सकता है। अगर हम 15-20 डेज की बात करें तो इसमें जो है आपकी सप्लाई हम बढ़ा देंगे, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितना आपका डिमांड बढ़ी है। तो दैट मीन्स कि परफेक्टली इनइलास्टिक तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इलास्टिक भी नहीं रहा। तो कैसा रहेगा, लेस इलास्टिक जो है यहाँ पर सप्लाई हमें देखने को मिलेगी। सो शॉर्ट पीरियड refers to period in which output or supply can be changed only by changing variable factors। ये कंसेप्ट कहां से आया, आपका जो चैप्टर नंबर 3 है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, वहां से। वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स सब कुछ देखा है हमने। तो हम जो है ये शॉर्ट पीरियड में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर जो है सप्लाई बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा जो है आप सप्लाई नहीं बढ़ाओगे, लेकिन थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। तो सप्लाई इज लेस इलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड, ठीक है। लेस इलास्टिक मतलब कि एक्स एक्सिस से जो है ये स्टार्ट हो रही है। देन कम्स टू लॉन्ग पीरियड। अब लॉन्ग पीरियड कौन सा पीरियड होता है, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कि आप सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो। दैट मीन्स आप वेरिएबल फैक्टर भी चेंज कर सकते हो और आप फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी चेंज कर सकते हो। So long period refers to a period in which output can be changed by changing all factors of production। तो यहाँ पर आपकी सप्लाई कैसी होगी, हाईली इलास्टिक होगी। विद चेंज इन डिमांड आप सप्लाई को इजीली क्या कर पाओगे, इजीली जो है आप इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो आपकी जो सप्लाई है दैट वुड बी हाईली इलास्टिक इन लॉन्ग पीरियड, द कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम द वाई एक्सिस। ऑल राइट, सो आई गेस दिस थिंग इज क्लियर। ये जो टाइम पीरियड एंड सप्लाई का कंसेप्ट है, आई होप सो ये आप लोगों को क्लियर आउट हो गया है। एंड ये जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट था इन टोटल, ये पूरा जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। विद दिस हम लोग इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं, साथ ही साथ इस चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं। एंड आई होप सो कि ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। इसी के जैसे और भी वीडियोस आप लोगों को हमारा जो यूट्यूब चैनल है सोशल स्कूल, वहां पर मिल जाएंगे। आप लोग उसे सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो डू शेयर द चैनल। इसके अपार्ट यू कैन डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, जहां पर आप और भी जो है एक्साइटिंग फीचर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो, जैसे कि यू हैव अ चांस टू इंटरैक्ट ऑन रियल टाइम बेसिस यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज। आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो यूजिंग क्वेश्चन टैब। आप लोग लाइव पोल, आप लोगों के पास में लाइव पोल ऑप्शन है फॉर क्विज। इवन यू हैव द चांस टू विन स्कॉलरशिप थ्रू वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट। इफ अगर आप इन सारे जो फीचर्स हैं उन्हें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं and to gain maximum discount do use code साक्षी V। इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस जो है अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये जो टेलीग्राम चैनल है इसकी डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगी। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है। एंड ये जो हमारा चैप्टर था थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।